स्वागत है। आज हम भारत की भाषाई और धार्मिक बनावट पर कुछ दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ। हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो मशहूर विविधता है भारत की, वो जमीनी तौर पर दिखती कैसी है। मतलब क्या पैटर्न्स हैं इसके। बिल्कुल। और स्रोत काफी कुछ बताते हैं इस बारे में। हाँ, जैसे ये कि भारत भाषाओं का एक विशाल नज़ारा है। जरा सोचिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1900 की शुरुआत में ही हाँ, काफी पहले। उन्होंने 179 भाषाएं और करीब 544 बोलियां गिनी थीं। बहुत ज्यादा। और आज भी अगर देखें तो लगभग 22 तो अनुसूचित भाषाएं हैं। जिन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। हाँ, और उनके अलावा अनगिनत गैर अनुसूचित भाषाएं भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी विविधता को समझने का एक तरीका है इन्हें परिवारों में बांटना। भाषा परिवार। जी। स्रोत बताते हैं कि भारत में मुख्य तौर पर 4 भाषा परिवार मिलते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा है इंडो यूरोपियन, जिसे आर्यन भी कहते हैं। करीब 73% लोग, मतलब भारत की लगभग 3/4 आबादी इसी परिवार की कोई ना कोई भाषा बोलती है। 73%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं इसमें? इसमें जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ऐसी कई प्रमुख भाषाएं हैं। अच्छा। और ये भाषाएं आपको ज्यादातर जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, इस पूरे बड़े इलाके में फैली मिलेंगी। समझ गए। तो ये हुआ सबसे बड़ा परिवार। बाकी के करीब 27% लोग वो किन परिवारों से जुड़े हैं? हाँ, तो दूसरा बड़ा समूह है द्रविड़ परिवार का। द्रविड़, हाँ सुना है। इसमें करीब 20% आबादी आती है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं हैं। ये तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की भाषाएं हुई। हाँ, बिल्कुल। मुख्य केंद्र दक्षिण भारत ही है, लेकिन इनके बोलने वाले आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार के भी कुछ हिस्सों में मिल जाएंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये हो गए 2 बड़े परिवार। बाकी 2 कौन से हैं? उनका प्रतिशत तो काफी कम लग रहा है। हाँ, प्रतिशत के हिसाब से वे छोटे समूह हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है ऑस्ट्रिक परिवार, जिसे निषाद भी कहा जाता है। करीब 1.38% लोग इसकी भाषाएं बोलते हैं। सिर्फ 1.38%? जी। इसमें मोन खमेर और मुंडा शाखाओं की भाषाएं आती हैं। ये आपको ज्यादातर मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश में मिलेंगी। अच्छा, और चौथा? और चौथा है सिनो तिब्बती परिवार, जिसे किरात कहते हैं। करीब 0.85% आबादी इससे जुड़ी है। ये तो और भी कम है। हाँ, संख्या में कम है। इसमें तिब्बती, हिमालयी और असम म्यांमार शाखाएं हैं। ये भाषाएं आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों में सुनने को मिलेंगी। ये जानना भी दिलचस्प है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि इन भाषाई क्षेत्रों की कोई मतलब एकदम पत्थर की लकीर जैसी सीमा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आपस में घुलते मिलते रहते हैं। हाँ, ओवरलैप होता है। इसीलिए शायद भारत में बहुभाषिकता इतनी आम बात है। लोग अक्सर एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं। सही कहा। भाषाओं की ये तस्वीर तो वाकई बहुत जटिल और रंगीन है। चलिए अब इसी नजरिए से देखते हैं कि धर्म के मामले में स्रोत क्या जानकारी देते हैं। बिल्कुल। धर्म के लिहाज से भी भारत उतना ही विविध है। अगर हम 2011 के आंकड़े देखें, हाँ, वो लेटेस्ट सेंसस डेटा है हमारे पास। जी, तो उसके अनुसार सबसे बड़ा समूह हिंदुओं का है। जनसंख्या का करीब 79.8%। लगभग 80%, यानी करीब 96.6 करोड़ लोग। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। और ये ज्यादातर राज्यों में बहुसंख्यक है। हालांकि कुछ सीमावर्ती इलाके हैं, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं और दक्कन या गंगा के मैदानों में कुछ बिखरे हुए क्षेत्र हैं जहां इनकी आबादी थोड़ी कम है। ठीक है, तो हिंदुओं के बाद सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? वो मुस्लिम समुदाय है। आबादी का करीब 14.2%। 14.2%, यानी लगभग 17.2 करोड़। जी, ये भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। और ये लगभग पूरे देश में फैले हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, दिल्ली और लक्षद्वीप। अच्छा। कश्मीर घाटी और लक्षद्वीप में तो ये बहुत संख्यक भी हैं। ये पैटर्न ध्यान देने वाला है। मतलब मुस्लिम आबादी काफी फैली हुई है, लेकिन कुछ दूसरे समुदाय शायद कुछ खास इलाकों में ज्यादा केंद्रित है। हाँ, ऐसा पैटर्न दिखता है। जैसे ईसाई आबादी को लें, कुल जनसंख्या का 2.3% है, यानी करीब 2.8 करोड़। ये ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है और इनका जमाव खासकर पश्चिमी तट पर, गोवा, केरल के पास, हाँ सुना है, और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में, जैसे मेघालय,
मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और छोटा नागपुर पठार के इलाके में भी इनकी अच्छी संख्या है। अच्छा। और सिख समुदाय? सिख समुदाय जो आबादी का 1.7% है, यानी 2.1 करोड़, वो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में केंद्रित है। हाँ, ये तो पता है। फिर आते हैं बौद्ध। आबादी का 0.7% है, लगभग 84 लाख लोग। 0.7%? ये कहाँ केंद्रित हैं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, शायद डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव की वजह से। हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी बौद्ध समुदाय प्रमुख है। और जैन? जैन समुदाय आबादी का करीब 0.4% है, यानी 42 लाख लोग। ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं, खासकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में। इनके अलावा भी तो कुछ समूह है, आपने शायद शुरू में बताया था। जी हाँ, करीब 0.7% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। इसमें पारसी आ जाते हैं, कई तरह की आदिवासी आस्थाएं हैं और भी छोटे छोटे समूह हैं जो देश भर में फैले हैं। ठीक है। और एक और आंकड़ा, लगभग 0.2% लोगों ने जनगणना में अपना कोई धर्म नहीं बताया या दर्ज नहीं कराया। अच्छा, तो इन सभी स्रोतों से जो जानकारी हमें मिली है उसे अगर हम एक साथ देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि भारत न सिर्फ भाषाओं के मामले में बल्कि धर्म के मामले में भी अत्यधिक विविध है। जबरदस्त विविधता है। हाँ, और ये विविधता सिर्फ आंकड़ों में नहीं है बल्कि इसका एक भौगोलिक पैटर्न भी है। बिल्कुल सही। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदायों का जमाव दिखता है। बिल्कुल सही। और यहाँ से एक सोचने वाली बात ये निकलती है। मतलब एक सवाल उठता है मन में। क्या? कि किसी भी इलाके की ये जो भाषाई और धार्मिक बनावट होती है वो वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति और पहचान को कैसे गढ़ती होगी? अच्छा सवाल है। ये दोनों चीजें, भाषा और धर्म, आपस में कैसे जुड़कर किसी जगह की एक खास पहचान बनाती होंगी, ये अपने आप में एक और गहरी पड़ताल का विषय हो सकता है। बिल्कुल, इस पर आगे सोचा जा सकता है।